हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज पंकज राठौर और मैं आप लोगों का मैथ्स ओलंपियाड का एजुकेटर, टीचर और मेंटोर। आपको मैं बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स में किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक चैप्टर वाइज, बुक वाइज, कोर्स वाइज, एनटीएससी ओलंपियाड, स्टेट बोर्ड, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में कंप्लीट कोर्स 100% फ्री अवेलेबल है। आपको यहां पर 2 या 3 वीडियो देखने के बाद पेड सब्सक्रिप्शन में नहीं लेना पड़ता है, क्योंकि यहां पर पूरा कोर्स जो है वो 100% फ्री अवेलेबल है। तो आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है, बाकी सब कुछ यहां पर आप लोगों के लिए 100% फ्री अवेलेबल है। चलिए, आज जो है हम लोग जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का बिगिनर्स लेवल देखेंगे। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि बिगिनर्स लेवल में जो है हम मैथमेटिकल जो हमारी रीजनिंग है उसके क्वेश्चंस लेते हैं, मतलब जो हमारा सेक्शन है मैथमेटिकल रीजनिंग का। सो यहां पर बेसिकली कुछ इक्वेशन बेस्ड और बेसिक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, और जो दूसरा सेक्शन होता है जो हम इंटरमीडिएटरी लेवल में लेके जाते हैं, जो कि आपका मैथमेटिक्स एवरीडे वाला सेक्शन हम उसमें लेते हैं, जिसमें कि स्टोरी प्रॉब्लम्स जो है वो आती हैं। दैट मीन्स इस चैप्टर का जो एप्लीकेशन पार्ट है वो आपका मैथमेटिक्स एवरीडे सेक्शन में चला जाता है, जो कि हम इंटरमीडिएटरी लेवल में कवर अप करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे बिगिनर्स लेवल एमसीक्यूज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है? सो क्वेश्चन नंबर 1 है कि द सम ऑफ 2 नंबर इज 8। दैट मीन्स हमारे पास 2 नंबर हैं और इन 2 नंबर का जो सम है वो 8 है। मतलब 2 नंबर अगर ऐड होंगे तो उनका वैल्यू 8 के बराबर होगा। एक इक्वेशन हमारी यहां से फॉर्म हो जाएगी। एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रेसिप्रोकल होते क्या हैं। सो रेसिप्रोकल मतलब अगर कोई नंबर 5 है तो उसका उल्टा उल्टा मतलब वो न्यूमरेटर वाला पार्ट डिनोमिनेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर वाला पार्ट न्यूमरेटर में चला जाएगा। मतलब 5 का उल्टा हो जाएगा 1/5, 2/3 का उल्टा हो जाएगा 3/2। ये इनका क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल। तो चलिए यहां पर जो है अगर हम बेसिक ट्रेडिशनल मेथड की बात करें तो हम लोग यहां पर क्या करने वाले हैं, हमारे पास सम दिया हुआ है यहां पर 2 नंबर का। दैट मीन्स अगर मैं बोलूंगा कि एक नंबर मेरा x है तो जो दूसरा नंबर होगा अगर मैं उसको y एज्यूम कर लेता हूं तो दोनों का सम कितना हो जाएगा? दोनों का सम जो है वो 8 हो जाएगा। द सम ऑफ 2 नंबर इज 8। दैट मीन्स इफ वन नंबर इज x और दूसरा नंबर मेरा y है तो दोनों का सम जो है 8 के बराबर होगा। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। ये मेरी इक्वेशन 1 हो गई। फिर क्या दिया हुआ है कि एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का सम मतलब कितना है? 8/15। मतलब अगर मैं इसको 1/x प्लस 1/y जो है वो उसका सम जो है वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा आपको 8/15। एंड ये हो गया मेरा सेकेंड इक्वेशन। अब ध्यान से देखिए, मेरे फर्स्ट इक्वेशन में x और y न्यूमरेटर वाले पार्ट में है और यहां पर सेकेंड इक्वेशन में x और y जो है वो डिनोमिनेटर वाले पार्ट में है। तो अब अगर मुझे यहां पर सॉल्व करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे x की वैल्यू y के टर्म्स में यहां पर पुट करनी पड़ेगी। मैं यहां पर एलसीएम लूंगा और फिर बहुत लेंदी ये जो है मेरा क्वेश्चन चला जाएगा। तो हम ट्रेडिशनल मेथड से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। उससे अच्छा क्या है? बहुत ही बढ़िया तरीका है। ध्यान से देखिएगा कि हमें नंबर्स फाइंड आउट करने हैं और ऑप्शन में फर्स्ट और सेकंड नंबर दोनों दिए हुए हैं। यहां पर भी दिए हुए हैं, यहां पर भी दिए हुए हैं और यहां पर भी दिए हुए हैं। जो पहली कंडीशन है या जो पहली इक्वेशन है हम उसमें इन ऑप्शंस को पुट करके चेक कर लेंगे। जैसा कि गिवन है कि सम ऑफ 2 नंबर कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। तो यहां पर भी 8 है सम, यहां पर भी है, यहां पर भी है और यहां पर भी है। चारों ऑप्शन में जो x और y की वैल्यू है उनका जो सम है वो 8 गिवन है। अब हम चेक करेंगे रेसिप्रोकल में। सो रेसिप्रोकल यहां पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1/5। x की जगह 5 पुट कर दिया और y की जगह 3 पुट कर दिया। इसको हम सॉल्व करके चेक करते हैं क्या 8/15 के बराबर आएगा। एलसीएम हमारा 15 हो जाएगा, ये 3 हो गया और ये हो गया 5। वैल्यू हो जाएगी यहां पर 8/15 और यस हमें 8/15 वैल्यू जो चाहिए थी वो उसके बराबर है। दैट मीन्स यहां पर हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन ए ही हो जाएगा। हमें आगे चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सो आपने देखा कैसे ऑप्शन से हमने क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से जो है वो सॉल्व कर लिया है। तो आपको भी ध्यान देना है कि हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि हम इक्वेशन बनाने लग गए। अगर ऑप्शन से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है तो हम उसी को करेंगे ट्राई। ये नहीं कि कान को ऐसे पकड़ना है और ऐसे घुमा के पकड़ने में लगे हुए हैं।
जब सीधे पकड़ सकते हैं तो हम सीधे ही अपने कान को पकड़ेंगे ना। मतलब जब सीधा सीधा रास्ता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का तो हम सीधे सीधे ही सॉल्व करेंगे, अननेसेसरली उल्टा सीधा लंबा पाथ हम फॉलो नहीं करेंगे। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बहुत ही आसानी से ऑप्शन से हमने जो वैल्यू पिक करी उससे क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 को अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 12। सो ध्यान से देखिए, यहां पर सम दिया हुआ है किस चीज का, सम दिया हुआ है डिजिट्स का। किसकी डिजिट्स, 2 डिजिट नंबर की। सो जब भी 2 डिजिट नंबर की कहानी आती है तो हम हमेशा क्या करते हैं, हम 2 डिजिट नंबर को कुछ इस तरीके से एज्यूम करते हैं कि y को मैं 1s प्लेस डिजिट मार लूंगा और x जो है 10s प्लेस डिजिट हो गई। और अगर x y जो है मेरा 2 डिजिट नंबर है तो ये जो x और y है ये डिजिट्स हैं। y की प्लेस वैल्यू जो है वो क्योंकि 1s प्लेस पर है तो y इंटू 1 हो जाएगा, और x क्योंकि 10s प्लेस पर है तो उसकी जो प्लेस वैल्यू है वो हो जाएगी x इंटू 10। दैट मीन्स ये जो नंबर होता है 2 डिजिट नंबर, उसका जो वैल्यू है, प्लेस वैल्यू है, वो आपका क्या हो जाता है 10x प्लस वाई। दैट मीन्स एग्जैक्ट जो वैल्यू है इस नंबर की वो होगी 10x प्लस वाई। अब यहां पर क्या दिया हुआ था, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 12। मतलब उन्होंने जो हमें रिलेशन बताया है वो ये बोला है कि ये जो डिजिट्स हैं इनका सम जो है वो 12 के बराबर है। इनका जो सम है वो 12 के बराबर है। The number obtained by interchanging the 2 digit exceeds the given number by 18। इसका मतलब क्या हुआ, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग, मतलब अभी ये जो नंबर है वो 10x प्लस वाई है क्योंकि मैंने x को 10s प्लेस पर और y को 1s प्लेस पर लिखा हुआ है। अब क्या कहानी आ गई कि जैसे ही मैंने डिजिट्स को इंटरचेंज किया, मतलब ये नंबर बन गया yx जिसकी वैल्यू हो गई 10y प्लस x, और जैसे ही मैंने इंटरचेंज किया तो क्या बोल रहे हैं, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग, मतलब जो हमें नंबर मिला है और वो जो 2 डिजिट का नंबर है जो मिला है वो एक्सीड्स करता है, मतलब वो बड़ा नंबर है किससे, पुराने वाले नंबर से। और कितने नंबर से बड़ा है, 18 से बड़ा है। मतलब अगर मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये 18 के बराबर हो जाएगा। मतलब ये 10y प्लस x जो है इसमें से अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा ये जो पुराना वाला नंबर है दैट इज 10x प्लस y, तो ये किसके बराबर आएगा, 18 के बराबर आएगा। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जब हमारे दो नंबर ऐसे हैं कि एक नंबर की डिजिट्स को इंटरचेंज करके मैंने दूसरा नंबर फाइंड आउट किया है और इन दोनों नंबर का जो डिफरेंस आप निकालोगे ये हमेशा 9 से डिविजिबल होता है। जैसे यहाँ 18 दिया हुआ है, आपको आगे जो भी क्वेश्चन आप देखोगे वहाँ पर ये नंबर जो होगा वो हमेशा 9 से डिविजिबल ही होगा। सो 10y माइनस वाई कितना हो जाएगा, ये हो गया 9y, x माइनस 10x मतलब माइनस 9x, दैट इज इक्वल टू 18, और y माइनस x जो है वो हो जाएगा 2 क्योंकि मैंने 9 जो है वो यहाँ पर कैंसिल कर दिया है। सो एक इक्वेशन मुझे यहाँ से मिल चुकी है, y माइनस एक्स जो है वो 2 के बराबर है। दूसरी इक्वेशन मेरे पास यहाँ है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर जो है इस इक्वेशन को इसके नीचे लिख दूंगा और आप देख सकते हैं अगर मैं सिंपली ऐड करता हूँ तो 2y जो है वो 14 के बराबर होगा, y की वैल्यू 7 हो जाएगी। और जैसे ही y की वैल्यू 7 आई है मैं एक काम करता हूँ, मैं कहीं पे भी पुट कर दूँ, अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ y की वैल्यू 7 तो x उधर जाएगा, 2 इधर माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू जो है वो कितना हो जाएगा 7 माइनस 2 दैट इज 5। सो हमारा नंबर जो था इनिशियल वो क्या था, वो था एक्स वाई। तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 7 है और हमारा नंबर हो गया 57। और आप चेक भी कर सकते हैं कि जैसे ही मैं डिजिट को इंटरचेंज करूंगा मेरा नंबर क्या बन जाएगा 75, और वो एक बड़ा नंबर होगा। उस बड़े नंबर में से इस नंबर को जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा मुझे जो है यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। सो आप देख सकते हैं ऑप्शन ए जो है वो 57 दिया हुआ है, और आप चेक करने के लिए चाहे तो 75 माइनस 57 करेंगे तो वो 18 के बराबर ही आएगा। सो एक तो ये तरीका हो गया क्वेश्चन को सॉल्व करने का। दूसरा, अगर हम ध्यान से देखें क्या हम ऑप्शन को यूज कर सकते हैं, तो ध्यान से देखिए सम ऑफ डिजिट दिया हुआ है 12, और जब सम ऑफ डिजिट 12 दिया हुआ है सो 7 प्लस 5 12 परफेक्ट, 7 प्लस 5 12 परफेक्ट, 5 प्लस 8 13,
इसको हम कैंसिल कर देंगे, 8 + 5 13, हम इसको कैंसिल कर देंगे, ये हमारा आंसर नहीं है। अब उन्होंने क्या बोला कि जब हम नंबर को डिजिट्स को इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 75, यहाँ पर क्या बन जाएगा 57, और जब इंटरचेंज किया है हमने तो जो नंबर बनेगा वो बड़ा होना चाहिए पुराने वाले नंबर से, जो कि इस वाले ऑप्शन में कंडीशन फुलफिल हो रही है, लेकिन यहाँ पर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। दैट मीन्स मेरा आंसर जो है वो ऑप्शन ए आ जाएगा। मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ मुझे इक्वेशन भी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इक्वेशन फॉर्म करना आना चाहिए, आपके लॉजिक्स क्लियर होने चाहिए, आपका ट्रेडिशनल मेथड जो है वो आपको परफेक्टली आना चाहिए। जब वो आएगा तब आप इन सब मेथड को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आप मेंटल कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, सीधे ट्रिक पर डिपेंडेंट हो गए तो कभी भी आप अच्छे से एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसे कोई थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन आया आप आंसर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो दोनों चीजें परफेक्ट होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट भी, ट्रेडिशनल मेथड, और आप उसके साथ साथ फिर ये शॉर्ट ट्रिक जिसको हम बोल सकते हैं कि हम ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ये फिर आपको आना चाहिए। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। और ये क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप देखें तो यहाँ डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर इन्वॉल्व है। इसका मतलब ये फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, फ्रैक्शन का एप्लीकेशन है। देखते हैं फ्रैक्शन के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता था। सो यहाँ पर कहानी जो है वो डिनोमिनेटर की है। द डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर। सो यहाँ पर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की कहानी है। सो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है हमें अज्यूम करना है। अब यहाँ देखते हैं क्या दिया हुआ है। द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर p बाई क्यू फॉर्म का होता है, इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 3। मतलब वो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर जो है वो कितना ज़्यादा है, वो 3 ज़्यादा है। दैट मीन्स अगर मैंने ये एज्यूम कर लिया कि न्यूमरेटर आपका x है तो डिनोमिनेटर आपका x + 3 हो जाएगा, क्योंकि क्लियरली लिखा हुआ है कि आपका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 3 ज़्यादा होना चाहिए। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, मतलब अगर मैंने न्यूमरेटर से 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया और डिनोमिनेटर में, ध्यान से देखिए, एंड 2 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में क्या कर दिया हमने 2 ऐड कर दिया, तो ये जो न्यू नंबर फॉर्म होगा उसका वैल्यू होगा 1/5। देन द ओरिजिनल नंबर वॉज, हमसे पूछा जा रहा है कि इस n/d का वैल्यू क्या होगा। उसके लिए मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी ही पड़ेगी। तो ध्यान से देखिए कैसे निकलेगी x की वैल्यू। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया 5x - 15 इज इक्वल टू x + 5। x इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू 15 उधर जाएगा, 15 और 5 20 हो गया, ये लिख दिया मैंने 20। x की वैल्यू जो है 20 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 5। x की वैल्यू जैसे ही 5 आई तो मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा और यहाँ पर हो जाएगा ये 8, और आप देख सकते हैं मेरा जो फ्रैक्शन आया है वो 5/8 आ गया है। दैट मीन्स ऑप्शन सी जो है वहाँ पर ही 5/8 दिया हुआ है, तो मेरा करेक्ट आंसर हो गया है 5/8। अब चेक करते हैं क्या हम इसको ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे या नहीं। तो देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी है। सबसे पहले मैंने ये देखा कि कंडीशन क्या दी हुई है कि डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से 3 ज़्यादा होना चाहिए। तो 7 + 4 ये कैंसिल, 3 + 2 ये कैंसिल, 4 + 3 5 + 3 8 होता है। ये दोनों अभी आंसर हमारे पॉसिबल हैं। फिर क्या बोला गया था कि इफ 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, सो अगर मैंने 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना बचेगा यहाँ पर आपका बचेगा 2 डिवाइडेड बाय 8 में क्या ऐड करना है, 2 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, तो 2 ऐड कर दिया। ध्यान से देखिए वैल्यू कितनी हो गई 1/5। 1/5 जैसे ही देखा ओके यहाँ पर गिवन है, तो बस ये हमारा आंसर हो गया। हमें फर्दर दूसरे ऑप्शन को चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है, और इतनी जो कहानी हमने करी है ये सब भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपली 2 ऑप्शन को एलिमिनेट किया फर्स्ट कंडीशन से। सेकंड कंडीशन में मैंने उस फ्रैक्शन को यूज़ किया
न्यूमरेटर से मैंने 3 जो है वो सब्ट्रैक्ट किया और डिनोमिनेटर जो है उसमें मैंने 2 ऐड कर दिया और हमें जो है सीधा आंसर मिल गया कि वो 1/5 के बराबर आया है। और जैसे ही देखा कि यहाँ पर भी 1/5 दिया हुआ है, दैट मीन्स मेरा आंसर जो है वो ऑप्शन सी यहाँ पर हो गया है। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन की मदद से हमने बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की बात हो रही है और ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो ये जो इक्वेशंस होती थी उनकी कंडीशन जो थी वो हमें पता है कि क्या होती थी। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर कोफिशिएंट जो हैं एक्स और वाई के यहाँ पर क्या दिए हुए हैं, ए बी, यहाँ पर एल और एम और यहाँ पर सी और एन। अगर मैं बात करता हूँ कि ये जो a अपॉन एल, b अपॉन एम और c अपॉन एन जो है, अगर a अपॉन एल इज इक्वल टू b अपॉन एम इज इक्वल टू c अपॉन एन हो जाता है, तो ये कैसा हो जाता है, हैज़ इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि ये कॉन्साइड कर जाती है लाइन। जैसे ही ये नॉट इक्वल टू हो जाता है तो ये जो लाइन है ये दोनों का स्लोप सेम रहता है, लेकिन दोनों क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं और ये फिर नो सॉल्यूशन की कंडीशन में चला जाता है। और मुझे यहाँ पर कुछ दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ नॉट इक्वल टू का साइन दिया हुआ है और यहाँ से मैं इक्वेट कर सकता हूँ कि ये जो b अपॉन एम है ये नॉट इक्वल टू c अपॉन एन यहाँ पर गिवन है। इस वाले रिलेशन से हम यहाँ पर बता सकते हैं कि b अपॉन एम जो है वो c अपॉन एन के बराबर नहीं है। और वहीं यहाँ पर अगर हम देखें तो l को अगर मैं नीचे लेके चला जाऊँ तो यहाँ पर क्या बन जाएगा ये कि a अपॉन एल जो है वो आपका b अपॉन एम के बराबर है। अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखें तो ये जो कंडीशन नो सॉल्यूशन वाली है वो यहाँ पर फुलफिल हो रही है। तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा हैज़ नो सॉल्यूशन। तो हम लोगों ने क्या देखा कि इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन में जो है वो दोनों ये इक्वल साइन रहते हैं। मे और मे नॉट हैव अ सॉल्यूशन, इसकी हम बात नहीं करेंगे। यूनिक सॉल्यूशन जो है वो इस तरीके से इंटरसेक्शन होता है, मतलब a अपॉन एल इज नॉट इक्वल टू b अपॉन एम इज नॉट इक्वल टू c अपॉन एन हो जाता है। इस तरीके से इंटरसेक्शन होता है दोनों लाइन का। जब दोनों कॉन्साइड करती है दैट मीन्स यहाँ पर जो है दोनों इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स हैं उनका रेशियो सेम रहता है, मतलब a अपॉन एल इज इक्वल टू b अपॉन एम इज इक्वल टू c अपॉन एन, दैट मीन्स कोइंसिडेंस, ये कॉन्साइड करते हैं। और जैसे ही अगर ये लास्ट वाला नॉट इक्वल टू हो गया तो ये जो है दोनों लाइन थोड़ी दूर दूर हो जाएंगी और दूर दूर जैसी हो गया दैट मीन्स ये दोनों जो लाइन है वो क्या है, पैरेलल है। और पैरेलल है, ये एक दूसरे को कभी भी मीट नहीं करेंगी, तो आपको जो है नो सॉल्यूशन की कंडीशन यहाँ पर बन जाती है। तो इस क्वेश्चन में जो रिलेशन दिया हुआ था, कोफिशिएंट को देखा, रिलेशन को देखा, उसको रीअरेंज किया और देखा कि यहाँ पर नो सॉल्यूशन की कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रही है। तो हमारा आंसर बी आ गया है यहाँ पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या बोलता है, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन kx माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 6y प्लस 15 इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट पैरेलल लाइन। जैसा कि मैंने आपको बताया था, पैरेलल लाइन मतलब नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या थी कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 के बराबर, ये रहता है कंडीशन। यहाँ से a1 मतलब x का कोफिशिएंट, तो फर्स्ट इक्वेशन में ये k हो गया डिवाइडेड बाय यहाँ पर जो है ये 4 हो गया इक्वल टू यहाँ से कोफिशिएंट -3 हो गया और यहाँ पर आपका -6 हो गया। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये 1 अपॉन 2 हो गया, ये 2 से मैंने कैंसिल किया। k का जो वैल्यू है वो यहाँ पर कितना आ गया है, k का वैल्यू 2 आ गया है। और k का वैल्यू 2 जो है वो ऑप्शन बी में आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्लियरली गिवन है। और बहुत ही आसानी से, अगर नो सॉल्यूशन की कंडीशन हमें पता है, हम बहुत ही आसानी से k की वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। तीनों कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, यूनिक सॉल्यूशन की, नो सॉल्यूशन की और इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन जो है वो आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अगेन सिस्टम ऑफ इक्वेशन का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। हमारे पास दो इक्वेशन है, इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस की बात हो रही है और a और b की वैल्यू की बात हो रही है। इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस मतलब दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कॉन्साइड करेंगे। और आपको पता है ऐसा कब होता है, जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 के बराबर होता है। सो यहाँ पर ध्यान से देखिए, दिस इज 2 डिवाइडेड बाय 2a
यहाँ पर y का कोफिशिएंट 3 और यहाँ पर a प्लस बी, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 28। मैं दोनों का अगर इस तरफ भी ले आऊँगा तो -7 और -28 हो जाएंगे, तो दोनों का माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा। 7/28 ही आना है यहाँ पर। ये कैंसिल हुआ, ये 1/4 हो गया। अगर मैं ये 2/2a को 1/4 से इक्वेट कर देता हूँ तो ये 2 से 2 कैंसिल, a का वैल्यू आ गया आपका 4। नेक्स्ट जो यहाँ पर दिया हुआ है 3/a प्लस बी, इसको मैं इक्वेट कर दूंगा 1/4 से। a की वैल्यू 4 मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा, 3/4 प्लस बी इज इक्वल टू 1/4। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, 4 × 3 12 इज इक्वल टू 4 प्लस बी, और b की वैल्यू जो है वो 12 - 4 मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। सो यहाँ से मुझे a का वैल्यू और b का वैल्यू मिल चुका है। a का वैल्यू 4 है और b का वैल्यू 8 है। मुझे b की वैल्यू निकालने की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें कहीं दूसरे ऑप्शन में a की वैल्यू 4 नहीं गिवन है, तो a की वैल्यू निकालने पर ही मैं सीधा आंसर मार्क कर सकता था। मेरा ये b का वैल्यू जो मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किया है, इतना टास्क मुझे करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अभी हम लर्निंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो हमने यहाँ पर b का वैल्यू जो है वो भी फाइंड आउट करना सीख लिया है। सो आप देख सकते हैं आंसर सी जो है यहाँ पर आ चुका है इस क्वेश्चन का, और इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन जो थी उसका ये एप्लीकेशन था। यहाँ पर सिंपली ए और बी की जो वैल्यू थी वो हमसे पूछी गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो ज्योमेट्री से रिलेटेड है, और यहाँ पर हमें ट्रायंगल के बात कर रहे हैं, और ये जो ट्रायंगल है इसमें एंगल सी की वैल्यू गिवन है। एंगल ए जो है वो एंगल बी से 44 डिग्री बड़ा है, तो यहाँ पर एंगल ए क्या होगा वो हमसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ, यहाँ पर एंगल ए बी और सी मैंने यहाँ पर बना दिया है। एंगल सी जो है वो दिया हुआ है 50 डिग्री, और बोल रहे हैं कि एंगल ए जो है वो एक्सीड कर रहा है एंगल बी को बाय 44 डिग्री। सो रेफरेंस इज बी, दैट मीन्स मैं बी को मान लूंगा कि बी आपका x डिग्री है, तो a जो है वो हो जाएगा x + 44 डिग्री, क्योंकि एंगल a जो है वो b से 44 डिग्री ज़्यादा है। अब हमें एक चीज़ पता है कि भाई ट्रायंगल के जो तीनों एंगल होते हैं, इन एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो मैं यहाँ पर तीनों एंगल्स को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। जैसे ही मैंने तीनों एंगल्स को ऐड किया, आपको यहाँ पर ये 180 डिग्री से इक्वेट कर दिया। x और x आपका 2x हो गया, 50 और 44 आपका 94 डिग्री हो गया, और ये आपका 180 डिग्री के बराबर हो गया। 2x जो है वो 180 - 94 के बराबर हो गया, एंड 2x इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, अगर 180 में से 90 सब्ट्रैक्ट हो रहा होता तो 90 बचता, लेकिन 4 एक्स्ट्रा सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो 90 में से 4 और गायब कर दो तो 86 बचेगा। x का वैल्यू जो है वो हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे, 43 डिग्री जो है वो x का वैल्यू हो जाएगा। हमें ये चेक करना है कि पूछा क्या गया है, तो हमसे एंगल A पूछा है। आंसर जो है वो A नहीं लगाना है, नहीं तो जल्दी जल्दी में x की 43 डिग्री वैल्यू मिली और आपने ऑप्शन ए मार्क किया और आगे चले गए। बट कहानी क्या है, कहानी एंगल ए के बारे में पूछी गई है, और एंगल ए जो है उसका वैल्यू है x + 44, और ये आपका x की जो वैल्यू है वो 43 डिग्री आई है, ये 44 हो गया। आंसर जो है वो 87 डिग्री आपको यहाँ से मिल चुका है। सो एंगल ए जो है वो 87 डिग्री मिल रहा है, दैट मीन्स हमारा आंसर ए नहीं, ऑप्शन डी होगा। गलती से भी ऑप्शन ए हमें मार्क नहीं करना है। सो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो चुका है, दैट इज 87 डिग्री, जो कि वैल्यू है एंगल ए की। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिकॉज यहाँ पर हमने ट्रायंगल जो है वो बनाया हुआ है और किस तरीके से इक्वेशन जो है वो यहाँ पर फॉर्म की है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्स का आंसर आते से ही सीधा ऑप्शन ए मार्क नहीं करना है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 8, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहानी है। कहानी जो है वो अगेन 2 डिजिट नंबर की आ चुकी है, और ध्यान से देखिए, हमें 2 डिजिट नंबर के बारे में आइडिया लग चुका है कि जब भी एक 2 डिजिट नंबर की बात होती है तो हम उसको एक्स वाई के फॉर्म में एज्यूम करते हैं, और जिसकी वैल्यू 10x + y होती है। क्या दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। सो 2 डिजिट नंबर हमारा 10x + y हो गया, टू द सम ऑफ डिजिट, तो उसकी जो डिजिट का सम है उससे हमें रेशियो निकालना है, मतलब 10x + y
डिवाइडेड बाय द सम ऑफ डिजिट, तो ये हमारा रेशियो बन गया। और क्या दिया हुआ है रेशियो, रेशियो दिया हुआ है 4:1। इसका मतलब हमारा जो वैल्यू है वो आ गया है यहाँ पर 4/1। जैसे ही 4/1 आया, मैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा और देखते हैं क्या रिलेशन मिलता है। सो ये हो गया 4x प्लस 4y, 4x इधर आके सब्ट्रैक्ट हुआ, ये हो गया 6x, y उधर जाके सब्ट्रैक्ट हुआ 3y, y की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 2x। y जो है वो हमें 2x मिल चुका है, मतलब y की जो भी वैल्यू हमें x की जो भी वैल्यू हम डालेंगे y की वैल्यू उससे डबल रहेगी। y इज इक्वल टू, क्योंकि क्या दिया हुआ है 2x दिया हुआ है। अब आगे क्या दिया हुआ है, इफ द डिजिट इन द यूनिट प्लेस कौन सी है, ये रही यूनिट प्लेस, इज 3 मोर, y जो है वो कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, किससे, जो टेंस प्लेस पर डिजिट है, मतलब वो 3 किससे ज्यादा है, वो टेंस प्लेस की डिजिट से ज्यादा है। तो एक इक्वेशन हमारी यहां से बन गई है। मैं y की वैल्यू यहां पर अगर पुट कर दूंगा तो ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, 3 + x इज इक्वल टू 2x। x की जो वैल्यू है वो यहाँ से 3 आ चुकी है, और जैसी x की वैल्यू 3 आई, मैंने यहाँ पर पुट किया, तो y का वैल्यू जो है वो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, y का वैल्यू 6 मिल जाएगा। दैट मीन्स दिस नंबर इज 36। दिस नंबर इज व्हाट, 36। पूछा क्या है, देन व्हाट इज द नंबर, सो नंबर इज 36। सो हमने यहाँ पे जैसे ही x और y की वैल्यू निकाली, हमने x जो है हमारा टेंस प्लेस डिजिट था, y हमारा वंस प्लेस डिजिट था, इसलिए नंबर 36 बना, ना कि 63। इस चीज़ पर भी हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी जब हमें आंसर करना है, क्योंकि बहुत लोग गलती कर देते हैं कि x और y की जो वैल्यू आई है उसको आगे पीछे करके लिख देते हैं। सो 36 की जगह आप 63 आंसर कभी भी मार्क नहीं करिएगा। सो ये हमारा सोल्यूशन हो चुका है, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। चलिए तो चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और वो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन दिख रहा है। सम ऑफ 2 नंबर इज 80। सम जो है 2 नंबर का 80 दिया हुआ है, और उनका डिफरेंस जो है वो 36 दिया हुआ है। फाइंड द नंबर। तो देखिए सिंपल सा इक्वेशन बनेगा कि भैया 2 नंबर जो हैं उनका सम जो है वो 80 है, और उनका जो डिफरेंस है वो आपका 36 है। तो आप क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, ये बन गया 2x, ये हो जाएगा आपका 116। भाई 80 में 30 जोड़ा 110, और 6 और जोड़ दिया 116। 2 से जैसे ही हम डिवाइड करेंगे, 2 5 ज़ा 10, 116, 2 8 ज़ा 16। x का वैल्यू आपका 58 आ गया। जैसे ही 58 आया, ध्यान से देखिए x की वैल्यू 58 यहाँ पर दी हुई है, कहीं और नहीं है। दैट मीन्स मेरा आंसर ऑप्शन ए ही होने वाला है। जैसे ही 58 यहाँ पुट करूंगा, देखिए y का वैल्यू जो है वो 80 - 58 आ जाएगा, जो कि हो जाएगा आपका 22। सो x की वैल्यू 58 और y की वैल्यू 22 ऑप्शन ए में गिवन है, और आप देख सकते हैं दिस इज माय आंसर। बट मान लीजिए कि मुझे ये इक्वेशन नहीं बनानी है, तो इस क्वेश्चन को मैं कितनी फास्ट कर सकता हूं, वो ध्यान से देखिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 2 नंबर का सम 80 है, तो चेक करेंगे 50 और 20 70, 70 में 8 और 2 जोड़ा तो 80, परफेक्ट। 40 40 80, परफेक्ट। 44 और 36 70, और ये भी 80। 52 और 28 70, और ये भी 80। अब कहानी आएगी किसकी, डिफरेंस की। 40 में से 40 किया तो 0, ये आंसर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे 36 डिफरेंस चाहिए। यहां पर अगर आप देखेंगे डिफरेंस 8 आ रहा है, ये भी आंसर नहीं हो सकता है। इसको अगर हम देखें तो 52 में से 28 सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये आ गया आपका 4, और यहाँ पर कितना आ गया, ये 24 आ गया। दैट मीन्स ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 36 आएगा। दैट मीन्स दिस इज माय आंसर। सिंपली ऑप्शन से नंबर्स पिक किए, उनको ऐड करके चेक कर लिया, सब्ट्रैक्ट करके चेक कर लिया, और आपको जो है यहाँ पर आंसर जो है ऑप्शन ए बहुत ही आसानी से मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if a pair of linear equation in 2 variable is consistent, then the lines represented by 2 equations are। तो ध्यान से सुनिएगा, जब हम कंसिस्टेंट या कंसिस्टेंसी की बात करते हैं 2 इक्वेशन की, सो इसका मतलब ये होता है कि हमें एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन जो है वो चाहिए होता है। ठीक है, किस चीज की बात कर रहा हूं मैं, कंसिस्टेंट
या कंसिस्टेंसी की मैं बात करूंगा तो एटलीस्ट वन सोल्यूशन चाहिए। एटलीस्ट वन सोल्यूशन चाहिए मतलब हमारा यहाँ पर यूनिक सोल्यूशन वाला जो केस है वो भी यहाँ पर लगेगा, क्योंकि एटलीस्ट वन सोल्यूशन मतलब सिंगल सोल्यूशन के लिए यूनिक सोल्यूशन। और दूसरा जो है वो है आपका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। सो यूनिक सॉल्यूशन की क्या कंडीशन थी? अगर हमारे पास इक्वेशन है ax प्लस बी एक्स इज इक्वल टू सी या प्लस सी इज इक्वल टू 0, जैसा करना हो वैसा कर सकते हैं। और दूसरी इक्वेशन है आपकी बी एक्स a1 b1 c1 कर देता हूं मैं, b2 a2x प्लस b2y, a1 a2 में बड़ा कंफ्यूजन हो रहा था मुझे, कोई बात नहीं, c1 और ये c2 हो गया। सो ये a1 a2 b1 b2 और c1 c2 यहां पर क्या हो गए, ये x के a1 a2 कोफिशिएंट है, b1 b2 y के कोफिशिएंट है और c1 c2 जो है वो हमारे कांस्टेंट है। सो यूनिक सॉल्यूशन की क्या यहां पर कंडीशन थी कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। और इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन की क्या कंडीशन थी कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। क्योंकि कंसिस्टेंसी की बात हो रही थी तो मैं चाह रहा था कि आपको यहां से सारी चीजें क्लियर हो जाए। दोनों केसेस जो है वो कंसिस्टेंट में आते हैं, दैट इज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। ये हमें एक सिंगल सॉल्यूशन की बात करता है और यहां पर मोर देन वन सॉल्यूशन, दैट इज इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस की यहां पर हमें बात होती है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि भाई इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज कंसिस्टेंट देन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय टू इक्वेशंस आर। सो वो जो लाइन होंगी इंटरसेक्टिंग भी हो सकती है, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन में वो दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं और यहां पर जो है ये क्या करती हैं, कॉन्साइड करती हैं, एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं। सो अगर हम देखें डी ऑप्शन जो है उसमें दिया हुआ है इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट। इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट कहां पर दिया हुआ है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, हमारा आंसर ऑप्शन डी जो है वो हमारा यहां पर आंसर हो जाएगा। तो ये जो ऑप्शन डी है वो हमें यहां पर ये बताता है कि हमारे पास दो कंडीशन है कंसिस्टेंसी की, जिसमें एक इंटरसेक्टिंग वाला है और दूसरा क्या है, कोइंसिडेंट वाला है। तो अब ये जो हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 11 और यहां क्या दिया हुआ है, द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो हमारे पास यहाँ पर दो इक्वेशन है जिसमें एक्स वाई और अपॉन में एक्स वाई दिख रहा है। वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, वाई इज नॉट इक्वल टू 0, हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है रिस्पेक्टिवली कि भाई एक्स क्या होगा, यहाँ पर जो है हमारा एक्स क्या होगा और वाई क्या होगा, हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ध्यान से देखिए, जब यहाँ पर ये बोल दिया है कि x और y 0 के बराबर नहीं है तो एक सोल्यूशन तो हमको जो b में 0 0 दे रखा है वो तो हमारा कभी भी आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर 0 0 मना किया गया कि सोल्यूशन नहीं होगा। अब हम यहाँ पर क्या करें भाई, अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व करने में तो यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लग जाएगी कि भाई ये 2x प्लस 5y डिवाइडेड बाय xy इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है। तो xy से क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएगा, दोनों टर्म्स जो हैं वो एक्स वाई से डिवाइड हो जाएंगे। मैं इस तरीके से इसको ब्रेक कर सकता हूँ। ध्यान से देखिए, ये एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, ये वाई से वाई कैंसिल हो गया, ये 2 अपॉन वाई आ गया और ये 5 अपॉन एक्स आ गया, दैट इज इक्वल टू 6। फिर हम क्या करा करते थे कि भाई 1 अपॉन एक्स को आप m मान लीजिए, 1 अपॉन वाई को आप n मान लीजिए और ये इक्वेशन जो है वो क्या बन जाएगी, 1 अपॉन वाई n है तो ये 2n हो जाएगा और ये जो है आपका 5m हो जाएगा। मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया, थोड़ा सा लोकेशन चेंज कर दी, उनकी प्लेसेस चेंज कर दी। सो नाउ वी आर हैविंग इक्वेशन दैट इज अ लीनियर इक्वेशन जिसमें वेरिएबल न्यूमरेटर में है और सेम सेकंड वाली भी ऐसी इक्वेशन बन जाएगी। m और n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर पुट करके हम x और y निकाल लेंगे और हमें पता है x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 1 अपॉन m हो जाएगी और y की वैल्यू 1 अपॉन n हो जाएगी। लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी टास्क होगा, इससे अच्छा क्या है, हमारे पास आंसर में x और y की वैल्यू गिवन है, हम इन वैल्यूज को पिक करेंगे और इन वैल्यू को यूज करेंगे और डायरेक्टली सेटिस्फाई कराने की कोशिश करेंगे। अगर ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा इसका मतलब वही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। सो ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले मैं 1 और 2 को जो है पिक करने वाला हूं। तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू मैं 2 पुट करूंगा।
सबसे पहले मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन में जैसे ही पुट करता हूं तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2। यस, कितना हो गया ये, दिस इज माई 2 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 12 डिवाइडेड बाय 2। आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 6। आंसर 6 आ गया, मतलब LHS RHS के बराबर है, सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन हमें सेकंड को भी चेक करना पड़ेगा कि ये जो वैल्यूज हैं x और y की, ये सेकंड इक्वेशन को भी क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो ध्यान से देखिए, जैसे मैं यहाँ पर वैल्यू 1 और 2 पुट करूंगा, सो दिस इज 4 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाय एक्स वाई दैट इज 1 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। नाउ ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3, और ये हमें 0 के बराबर लाना है। LHS हमारा हमने यहाँ पर लिख लिया। ध्यान से देखिए, 4 माइनस 10 कितना हो गया, माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3, और आप देख सकते हैं माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2 जो है माइनस 3 के बराबर होता है, और माइनस 3 प्लस 3 जो है वो 0 हो जाएगा। और RHS में भी 0 दिया हुआ है, मतलब LHS RHS के बराबर हो गया। बराबर हो गया मतलब x और y की वैल्यू ने सेटिस्फाई कर दिया। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर हम सीधा मार्क कर सकते हैं कि ऑप्शन ए हमारा आंसर है, जो कि x और y की क्या है, वैल्यू है। देख सकते हैं ऑप्शन ए इज माय करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन यूज करके इक्वेशन को सॉल्व करना ज्यादा आसान होगा एज कंपेयर टू हम इक्वेशंस को सॉल्व करें, वो m और n मेथड यूज करें, m और n के टर्म्स में कन्वर्ट करें, वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको बता दिया है, अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन आता है जिसमें कि बोल दिया जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, और ऑप्शन में x प्लस वाई दिया हो, तो आप फिर x और y यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहां तो क्लियरली x और y की वैल्यू गिवन है। जब x और y की वैल्यू आप ऑप्शन से यूज नहीं कर पाएंगे, तब हम क्या करेंगे, तब हमें सिंपली जो मैंने आपको मेथड बताया उस मेथड से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और वहां से फिर x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हम जो है आंसर बताएंगे कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी। सो डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर, वो एग्जामिनर कैसे सवाल आपसे पूछता है, कैसे क्वेश्चन बनाता है। क्वेश्चन का लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। सिर्फ मैंने क्या चेंज कर दिया, मुझे x और y की वैल्यू नहीं चाहिए, मैंने बोल दिया मुझे x प्लस वाई की वैल्यू बताइए क्या होगी, और ऑप्शन डिफरेंट हो जाएंगे। जब ऑप्शन ऐसे आ जाएंगे जिसमें सिर्फ x प्लस वाई की वैल्यू होगी, जैसे यहाँ पर आंसर में 3 होगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर भी मान लीजिए मैं -1 लिख देता हूँ, तो आप ये 3, 0, 1 और -1 को यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दिस इज इक्वल टू x प्लस वाई। अब x क्या होगा, y क्या होगा, हमें नहीं पता है, तो हमें सॉल्व ही करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 12। और यहां पर क्या दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। क्या दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ x इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। एक हमारे पास इक्वेशन है 36x प्लस 24y इज इक्वल टू 702। फिर नेक्स्ट है 24x प्लस 36y इज इक्वल टू 558। दो इक्वेशन, इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, y जरूर हमें यहां पर दिया है, इसका मतलब हमें y वाले टर्म को एलिमिनेट करना है। सो सबसे पहले तो हम ये देखें कि ये इक्वेशन थोड़ा सिंप्लीफाई हो सकती है, तो क्यों ना हम इसको सिंप्लीफाई कर दें। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो मैंने इसको 2 से डिवाइड कर दिया, ये आपका 18 हो गया, और ये हो गया 3 ज़ा 1 10 हो गया, 5 और 1 हो गया। सो दिस इज 18x प्लस 12y इज इक्वल टू 351। बट मुझे एक और चीज़ क्या दिख रही है, मैं इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकता हूं, लेकिन मुझे यहाँ पर क्या दिखता है कि ये 36y है, यहाँ पर मैं इसको सिंप्लीफाई करके कुछ ऐसा ले आता हूं जो कि मैं देखूंगा कि मैं कौन सा यहाँ पर जो टर्म है, जैसे 12y का मल्टीपल आ जाए या अगर नहीं आता है तो फिर मैं इसको फर्दर और सिंप्लीफाई कर दूंगा, क्योंकि मुझे दिख गया है कि ये नंबर भी 3 से डिवाइड होता है, ये भी होता है और ये भी होता है। लेकिन डिपेंड करेगा कितना सिंप्लीफाई करना है, वो इस इक्वेशन पर डिपेंड करेगा। तो इस इक्वेशन को भी मैं लिख लेता हूँ, 24x प्लस 36y इज इक्वल टू 558। मुझे दिख रहा है कि ये 12 से कैंसिल हो सकता है, लेकिन ये नंबर 12 से डिवाइड होगा क्या, मैं चेक कर लेता हूँ। हमको पता है 12 4 ज़ा 48 होता है, 5 प्लस 2 7 78, लेकिन ये 12 से डिवाइड नहीं होगा। तो 3 से होगा क्या, 5 5 10, 10 और 8 18, यस 3 से हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको 3 से डिवाइड कर देता हूँ। 3 से जैसे ही डिवाइड किया, ये 8 हो गया, ये 12 हो गया, ये 1 ज़ा हो गया, 2 25 हो गया, 3 8 ज़ा 24 1 18 और 3 6 ज़ा 18। सो मेरे पास जो इक्वेशन है वो आ चुकी है 8x प्लस 12y इज इक्वल टू 186। और अब ध्यान से देखिए, मैंने ये जो इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके इस इक्वेशन को यहाँ पर जो फाइंड आउट किया है,
y वाला जो टर्म है वो सेम हो गया उनका कोफिशिएंट, हम मैं डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। जैसे ही मैंने सब्ट्रैक्ट किया ये यहाँ से कैंसिल हो गया और 18x में से 8x गया तो मुझे मिल गया 10x। 351 में से 186 सब्ट्रैक्ट करना है, 11 में से 6 गया तो ये आपका 5 हो जाएगा, यहाँ 4 बचा 14 तो यहाँ पर 6 हो गया और यहाँ 2 है तो ये हो जाएगा 165। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 165 डिवाइडेड बाय 10, 5 से कैंसिल कर देता हूँ, 3 ज़ा 15, 115, 3 ज़ा और ये हो जाएगा 33 डिवाइडेड बाय 2। ऑप्शन ए में x की वैल्यू 33/2 गिवन है। हमें यहाँ पर सिंपली ये देखना था कि वैल्यू क्या पूछी है, तो बोला x, तो हमने y वाला जो टर्म था उसको एलिमिनेट करना है। तो मैंने कोशिश ये करी, इसको मैंने यहीं पर इसलिए रोक दिया था कि भाई देखते हैं कि सेकेंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट क्या बनने वाला है। अगर छोटा बनता या बड़ा बनता उसके अकॉर्डिंगली मैं फर्दर उसको सिंप्लीफाई कर देता, लेकिन मुझे लगा कि पहले उसको भी चेक कर लेना चाहिए। सिंपली इसको सिंप्लीफाई करते रहो और पता चले कि सिंप्लीफिकेशन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन मैंने ये देखा कि मैंने जो एक बार सिंप्लीफिकेशन किया था उसी से मुझे आंसर डायरेक्टली मिल गया कि 12y और 12y जो है वो बहुत ही आसानी से कैंसिल आउट हो गया। चलिए तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसका आंसर चेक कर लेते हैं। यस, ऑप्शन ए इज माय करेक्ट आंसर। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 13 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन कॉन्साइड विद द लाइन 4x + 5y = 50। हमें एक कंडीशन पता है कि अगर दो इक्वेशन होती है a1x + b1y = c1, a2x + b2y = c2। अगर ऐसी कोई इक्वेशन है तो अगर कॉन्साइड की बात होती है तो a1/a2, b1/b2 और ये जो c1/c2 है ये तीनों इक्वल होते हैं। मतलब इनका जो रेशियो होता है a1a2 का, b1b2 का और c1c2 का, ये तीनों इक्वल होते हैं। कब? जब ये दोनों लाइन एक दूसरे को कॉन्साइड करेंगी। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि किसके साथ रेशियो जो है वो इक्वल आएगा। तो सबसे पहले देखा ये 4 2 ज़ा 8 हो रहा है, यस 5 2 ज़ा 10 हो रहा है, तो a1a2 b1b2 तो बराबर है, लेकिन 15 2 ज़ा 30 नहीं हो रहा है, तो ये हमारा कॉन्साइड नहीं करेगा। ये दोनों जो हमारी लाइन है वो कैसी हैं, ये दोनों पैरेलल लाइन होंगी। जब भी a1a2 b1b2 बराबर होता है और c1c2 बराबर नहीं होता है तो ये लाइन क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। हमें तो कॉन्साइड वाली कंडीशन देखनी है। ये डिवाइड बाय 2 कर दिया, लेकिन 5 डिवाइडेड बाय 2 3 नहीं होता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। 4 से 7 बना रहे हैं, 5 से 14 बना रहे हैं, लेकिन 15 को 17 ऐसे कैसे बना दिया। 4 के डबल के क्लोज है 7, 15 के डबल के क्लोज 17 नहीं है, वो 30 के क्लोज नंबर होना चाहिए था, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसका मतलब आंसर यही होगा। और हम चेक भी कर लेते हैं यहाँ पर इंटू 3 क्या है, 4 3 ज़ा 12, 5 3 ज़ा 15 और 15 3 ज़ा 45। रेशियो बिल्कुल इक्वल है। अगर मैं a1a2 b1b2 और c1c2 का रेशियो निकालूंगा तो ध्यान से देखिए हमें यहाँ पर क्या मिलने वाला है। हमें यहाँ पर जो है c1c2, तो यहाँ पर देखिए 4 और 12 है, मतलब ये 1/3 हमें रेशियो मिलेगा। 5/15 भी 1/3 होगा, 15/45 भी आपका 1/3 ही हमें मिलने वाला है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन डी जो है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया है। तो कॉन्साइड की कंडीशन अगर हमें पता है तो हम बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। पैरेलल वाली कंडीशन मैंने बताई दी है, पैरेलल में बस ये नॉट इक्वल टू हो जाता है। और अगर हमें यूनिक आंसर निकालना हो तो ये तीनों ही एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं। चलिए तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कंप्लीट होता है। आपके सामने आंसर कीज है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और साथ में मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन भी देना चाहता हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स ने आप लोगों की सुविधा के लिए magnetbrains.com मतलब वेबसाइट और एप्लीकेशन में आपके कंप्लीट कोर्स का वीडियो लिस्ट या वीडियो प्लेलिस्ट जो है वो बना रखा है, वो भी विद फुल डिटेल और सिक्वेंशियल फॉर्म में, मतलब लेक्चर 1 लेक्चर 2 बिल्कुल लाइन से है। आप बहुत आसानी से अपना कोर्स कंप्लीटली यहाँ पर देख सकते हैं। आपको करना क्या है, मैं आपको प्रोसीजर समझा देता हूँ। आपको magnetbrains.com पर जाना है। जैसे आप एंटर मार्क करेंगे आपके सामने ये होम पेज आएगा, आप टॉप कोर्सेज पर क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्लेलिस्ट आ जाएंगी, जैसे मैथ्स ओलंपियाड की यहाँ प्लेलिस्ट है। आप यहाँ पर वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे तो ध्यान से देखिए आपके सामने ये प्लेलिस्ट का कंप्लीट फुल कोर्स जो है वो ओपन हो जाएगा विद फुल डिटेल, वीडियोस के पूरे नाम है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने विंडो ओपन होगा, प्ले कर सकते हैं, यहाँ से नेक्स्ट वीडियो पर जा सकते हैं और अपना कंप्लीट कोर्स जो है वो यहाँ से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और वो भी 100% फ्री।
मतलब आप लोगों के लिए सब कुछ 100% फ्री है। आप वेबसाइट पर जाइए, आप आसानी से पढ़ पाएं, ये सुविधा के लिए मैग्नेट ब्रेन्स ने आप लोगों के लिए वेबसाइट बनाई हुई है। तो ज़रूर जाइए। और मैं आपसे एक मतलब आपको एक इन्फॉर्मेशन जो मैंने दी है, उस इन्फॉर्मेशन से आप एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा कि किस तरीके से कोर्सेज दिए हुए हैं, क्या क्या प्लेलिस्ट है, ताकि आप जो भी चीज़ पढ़ना चाहते हैं, अपना नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, तो बहुत ही आसानी से जो है आप उन प्लेलिस्ट को यहाँ पर देख पाएंगे। चलिए, तो मैं बस ये चाहता हूं कि आप पढ़ाई करें, मेहनत करें, क्योंकि यहां सब कुछ 100% फ्री है। और एक छोटा सा काम, वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।